मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम आपको लेकर आपके लिए ले आए हैं ढेर सारे प्रश्नों को जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो मेरे विद्यार्थियों, हम लोग लगातार अब जो है रेगुलर प्रयास है जारी है कि हम लोग डेली का डेली करंट अफेयर्स अब डिस्कस ये जारी रहेगा। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम सुबह इसी नाम से श्यामा यस के नाम से ही टेलीग्राम भी है, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो श्यामा यस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 50वां स्थान मिला है? नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। कौन सा देश है भाई? तो आपको बता दूं कि ये जो स्थिति है ये किसकी है भाई? ये है भारत की। तो भारत जो है ये सूचकांक किसने जारी किया? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसको कौन जारी किया भाई? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान 85वां है। कितना स्थान है भाई? 85 नंबर पे है भारत। विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान की है? किस राज्य के लिए भाई? बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो ये आपको बता दूं कि ये जो है कौन है? पश्चिम बंगाल। तो विश्व बैंक ने भी जो है गरीब और कमजोर समूहों तक सामाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुंचने में मदद करने के प्रयास का समर्थन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। राज्य सरकार के बयान के मुताबिक अगर देखा जाए तो ऋण से प्रशासन को टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा सहायता, बुजुर्गों विकलांगों की सहायता, डिजिटल भुगतान वाले नागरिकों को वित्तीय समावेशन आदि जैसे कार्यों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों को जो है मदद मिलेगी इस लोन से। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार जोशी, पुष्प कुमार जोशी, राहुल कुमार सचदेवा, प्रकाश कुमार अग्निहोत्री। तो ये मैं आपको बता दूं तो ये हैं पुष्प कुमार जोशी, जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? मल्लिका शाल्वनी, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, ओह सॉरी माफ करना, मिलिना शाल्वनी, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई। तो आइए देखते हैं कौन है भाई। तो ये है मिलिना शाल्वनी। तो विकल्प ए आपका सही है। तो ये है प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना शाल्वनी, हाल ही में निधन हो गया। फ्रांस में इनका भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट इसकी जानकारी दी और बता दें कि ये इटली में जन्मी शालिनी नियति रूप से भारत खासकर केरल आया करती थी और उन्होंने केरल में ही कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंटर फॉर मंडप चलाया और भारत ने अभिनय कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दे दी है? तो ये जो है कौन सा हो गया भाई? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कुल 10, 13, 18, 25, तो आपको बता दूं कि 13 नए जिलों को बनाने का गठन की मंजूरी दी है और इसी के साथ जो है आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में कुल कितने जिले हैं भाई? ये जो है 26 जिले होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये आने वाले समय में जब अमरावती पूरी तरीके से राजधानी शिफ्ट होगी तो आंध्र प्रदेश का नाम शिवांध्र होगा।
अगला है सवाल, आईसीसी की तरफ से जारी टी20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई है? स्मृति मंधाना, हरप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा। तो इस पे बात हमने कल भी किया था, तो आपको फिर से बता दूं कि ये जो है कौन है भाई, शेफाली वर्मा। आईसीसी की तरफ से जारी टी20 रैंकिंग में, अब वो कौन सी रैंकिंग थी, वनडे, ये टी20 रैंकिंग में कौन है, शेफाली वर्मा। वनडे में स्मृति मंधाना, है ना। तो ये जो है टी20 में शेफाली वर्मा है। कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। तो ये कौन है भाई, ये है लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, जिन्हें इस कमान को दिया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 7%, 8%, 9%, 5%। तो ये कितना प्रतिशत है भाई, ये है 9%। कितना प्रतिशत, 9%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी राज्य को निम्नलिखित किसके माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के लिए नामित किया जा सकता है? अगर किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित करना हो तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान हैं, चलिए देखते हैं। संसद द्वारा सहमति प्राप्त संवैधानिक संशोधन द्वारा, संसद द्वारा अधिनियम कानून द्वारा, तीसरा विकल्प राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा, और चौथा विकल्प राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्राप्त संबंधित राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा। तो ये संसद द्वारा अधिनियमित कानून के द्वारा किसी भी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तो संविधान का अनुच्छेद 2 यह बताता है कि संसद विधि के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। और अनुच्छेद 3 यह कहता है कि संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र निर्माण करना, ये किसके पास है भाई, संसद के पास। नगर पालिकाओं के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विचार करना है तो क्या पूछा जा रहा है कि सही कथन कौन है। पहला कथन है, नगर पालिका के सभी सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। क्या ऐसा है क्या, क्या ऐसा है क्या? नहीं भाई, पूरी तरीके से गलत है। पहला सेंटेंस गलत है, ऐसा नहीं है। नगर पालिका के सभी सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इनका जनता के द्वारा। राज्य विधायिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के तरीके की व्यवस्था कर सकती है। हाँ बिल्कुल ये सही है, इसके प्रावधान के तहत जो है ये सारी चीजें अलॉट होती है नगर पालिका चुनाव में। तो ये 2 कथन सही, आपका पहला गलत है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। फार्मोसा जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? अगला सवाल कर रहा है कि फार्मोसा जल डमरू मध्य है, ये किन 2 को अलग करता है? फिलीपींस और चीन को, ताइवान और चीन को, जापान और चीन को, रूस और चीन को। तो ये जो है ताइवान जमलूमठ, जिसे फार्मोसा जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, ये किसको किसको अलग करता है भाई? तो ये ताइवान और चीन को अलग करता है। किसको अलग करता है? ताइवान और चीन को। तो ये महाद्वीप एशिया के द्वीप को लगकर चौड़ी जो है जल संधि है। यहाँ पर आप अगर देखें तो जो चीन का जो तटवर्ती क्षेत्र है, ये चीन का, तो इसी के तटवर्ती क्षेत्र में दक्षिणी चीन सागर आपका है, और प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश के तौर पर है ताइवान। तो ये इसके बीच में ये जो जल संधि बन रही है, इसी को बोलते हैं फार्मोसा जल डमरू मध्य। उष्मा बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्मा बजट से रिलेटेड क्या है, सही पर विचार करना है आपको।
सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का लगभग 70% पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। फिर पृथ्वी द्वारा परावर्तित विकिरण की मात्रा को पृथ्वी के एल्बिडो कहते हैं। क्या सही है भाई? क्या पहला कथन सही है? नहीं, पहला कथन सही नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो आपको बता दूं कि पृथ्वी संपूर्ण ऊष्मा को ना तो संग्रहित करती है ना ही मुक्त करती है, और यह अपना तापमान बनाए रखती है। यह तभी हो सकता है जब सूर्यताप के रूप में ऊष्मा प्राप्त की मात्रा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण के माध्यम से परावर्तित मात्रा के बराबर हो। मान लीजिए कि वायुमंडल के शीर्ष प्राप्त सूर्यताप 100% है, तो इसका विकिरण भी उतना ही होगा। वायुमंडल से गुजरते समय कुछ मात्रा में परावर्तित, प्रकीर्णित, अवशोषित हो जाता है। शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। विकिरण परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। ये बात, दूसरा तो कथन सही है, लेकिन ये इस पे विकिरण पूरा होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि वातावरण में जो गैसें हैं वो कितना रोक पाती हैं। तो दूसरा कथन केवल सही है, पहला गलत है आपका। तो इसलिए आधार पे विकल्प 2 सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, मुख्य कथनों पे विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है इसमें भी देखना है आपको। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक के विपरीत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को मापता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक के विपरीत आयात को भी ध्यान में रखता है। तो ये अर्थव्यवस्था से जो है सवाल है आपका। तो इसमें देखो दूसरा कथन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये आयात निर्यात की बातें इसमें होती ही नहीं है। पहली चीज, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये जो है, जो फुटकर में जो वस्तुएं बिकती हैं उन के कीमत के आधार पर जो है ये मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। और जो थोक स्तर पर है ना, जो वस्तुएं बिकती हैं उनका सूचकांक भी। तो ये क्या करता है कि अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर इसमें शामिल हो जाते हैं, कोई भी क्षेत्र जो है उसमें बचता नहीं है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि थोक बाजार में सेवाओं को कारोबार नहीं होता है, इसलिए WPI में सेवाओं को मुद्रास्फीति शामिल नहीं करता है। तो जैसे जो थोक बाजार है उसमें सेवा तो है नहीं, सर्विस प्रोडक्शन। तो जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सर्विस क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को भी शामिल कर लिया जाता है। जबकि जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है तो ये केवल आयातित वस्तुओं पर ध्यान देता है ना। तो इस आधार पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है केवल एक सही होगा आपका। ठीक है। दीप्तिकालिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित एक घटना है? दीप्तिकालिता फोटो पेरियडिज्म किससे संबंधित घटना है भाई? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रणाली से, पौधों का पुष्पन से। तो ये एक देखो, दीप्तिकालिता है क्या, पहली चीज आप जानिए। दीप्तिकालिता जीवों की एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो दिन या रात में घटित होती है। यह पौधों और जानवरों दोनों में होता है। और आपको बता दूं कि यह देखा गया कि कुछ पौधों में पुष्पन के लिए प्रकाश के आवधिक संपर्क की आवश्यकता होती है। ये भी पाया गया है कि पौधे प्रकाश संपर्क में आने की अवधि को मापने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए पुष्पन के लिए कुछ पौधों को अधिक प्रकाश के संपर्क की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य को कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। तापमान में परिवर्तन के साथ दीप्तिकाल पंखों के रंग में परिवर्तन, प्रवासन, हाई रेडिएशन, यौन व्यवहार आदि बढ़ावा देता है। कैनेरी जैसी पक्षियों को भी गायन आवृत्ति दीप्तिकाल पर निर्भर करती है। तो दीप्तिकाल जो है ये क्या है भाई? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की एक प्रणाली है। ये ऐसा है क्या? नहीं, प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। ये पौधों में पुष्पन जो है इसी पर निर्भर करता है। तो यह केवल 2 कथन आपका इसमें सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सऊदी अरब के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इराक, सीरिया, कतर, जॉर्डन। सऊदी अरब के साथ कौन अपनी सीमा साझा नहीं करता है भाई?
इराक, सीरिया, कतर, जॉर्डन। कौन सा देश है जो सऊदी अरब के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इराक है। तो देखो भाई, सीरिया जो है इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि इराक भी, कतर भी, जॉर्डन, ये सब सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया हाजोंग समुदाय में पाया जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में। तो ये कहाँ पाया जाता है भाई? तो ये हाजोंग समुदाय अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाला एक जनजाति समुदाय है। हाजोंग लोग पूर्वोत्तर भारत के बांग्लादेश के उत्तरी हिस्सों में भी एक जाति समूह है, और हाजोंग मेघालय के गारो खासी दोनों पहाड़ियों में भी पाए जाते हैं। और ये जो है कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश। इनके निचले असम में धुबरी, घोलपारा जिलों, धेमाजी, अन्य जिलों में अरुणाचल प्रदेश में भी रहते हैं। तो विकल्प में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश आपका सही होगा। तो इस तरह से डेली करंट अफेयर श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।